गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया था। आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लास्ट लेक्चर है और इसमें दो हेडिंग बची हैं। एक है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट या कार्डियक एक्टिविटी और दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या है, जरा देखिए। तो पहली जो बात हमको याद रखनी है वो ये है कि नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट स्वयं रेगुलेट करता है, ऑटो रेगुलेटेड है। या इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक रेगुलेटेड है। और ऑटो रेगुलेटेड है तो कौन करता है? बाई स्पेशल नोडल टिश्यू, जिसमें मेन है एस ए नोड। तो पहली बात यह है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट या नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी इज अंडर कंट्रोल ऑफ नोडल टिश्यू और इसको ऑटो रेगुलेटेड या इंट्रिंसिक रेगुलेटेड कहते हैं। और इसी नाते हार्ट को इसी नाते हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। पहला सवाल, हमारे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहते हैं क्योंकि हम लोगों के हार्ट की जो एक्टिविटी है वो इंट्रिंसिक रेगुलेटेड है या ऑटो रेगुलेटेड है। और किसके द्वारा रेगुलेटेड है? तो कहेंगे स्पेशल नोडल टिश्यू, और उस नोडल टिश्यू का नाम स्पेशली क्या है? एसे नोड। एक बात, लेकिन लेकिन न्यूरल सिस्टम न्यूरल सिस्टम या ब्रेन या ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा पार्टमर क्या पाया जाता है? स्पेशल न्यूरल सेंटर पाए जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं कार्डियक एक्टिविटी, जो कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं किसके थ्रू? तो याद रखेंगे, थ्रू ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। किसके थ्रू रेगुलेट करते हैं? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करते हैं। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस एन एस और एक होता है पी एस एन एस। एस एन एस का फुल फॉर्म सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पीएसएनएस का फुल फॉर्म पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल
सिस्टम। तो जनरल बात आप पहले समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, तो जैसे नॉर्मल एक्टिविटी का नाम लेंगे तो हम कहेंगे ये ऑटो रेगुलेटेड है या इंट्रिंसिक रेगुलेटेड है, वो भी किसके द्वारा, स्पेशल नोडल टिश्यू जिसका नाम क्या है, एसे नोड। इसी नाते हम लोगों के हार्ट को कहते क्या है, मायोजेनिक हार्ट। एक क्वेश्चन। लेकिन न्यूरल सिस्टम या ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगाटा पार्ट पर स्पेशल न्यूरल सेंटर पाए जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को, किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम एसएनएस और एक का नाम पीएसएनएस। अब असर देखना है, तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हार्ट है और ये ब्रेन है और यहां से सप्लाई है, दो सप्लाई हैं। मान लेते हैं ये सिंपैथेटिक नर्व है और मान लेते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। तो सिंपैथेटिक नर्व का जो सिग्नल होता है, सिंपैथेटिक नर्व का जो सिग्नल होता है वो क्या क्या करता है, जरा देखिए। तो सिंपैथेटिक नर्व का सिग्नल बढ़ा देता है हार्ट रेट, बढ़ा देता है स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और जिससे बढ़ जाता है कार्डियक आउटपुट। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का जो सिग्नल है वो क्या करता है, तो जरा देखिए क्या करता है। ये घटा देता है हार्ट रेट, ये घटा देता है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, और इसी नाते घट जाता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये दिमाग में बात रखिएगा। क्या, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व का सिग्नल यहां रिलीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व का सिग्नल यहां आएगा तो ये हार्ट रेट को घटाएगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन को घटाएगा, तो कार्डियक आउटपुट को घटा देगा। और अगर सिंपैथेटिक का सिग्नल यहां आता है तो हार्ट रेट बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन हम लोगों को याद रख लेना है, जो एड्रिनल मेडुला है और यहां से हार्मोन निकलता है जिसका नाम एड्रीनलिन है, ये भी क्या करता है, ये जो एड्रीनलिन है ये भी बढ़ा देता है हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अब हम लोग इसी बात को एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो इसको हम लोग अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये रेगुलेटेड है किसके द्वारा, इंट्रिंसिकली, या क्या कह सकते हो ऑटो रेगुलेटेड है। किसके द्वारा, स्पेशल मसल जिसको कहते क्या है, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू में बहुत सारे हैं, स्पेशली एसे नोड। इसी नाते हम लोगों के हार्ट को क्या कहा जाता है, मायोजेनिक। लेकिन एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है, कहाँ पाया जाता है,
मेडुला ऑब्लांगाटा, ये भी कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएनएस कहते हैं। अगर न्यूरल सिग्नल आए किसके थ्रू? सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू, और सिंपैथेटिक नर्व किसका पार्ट है? एएनएस का पार्ट है। तो क्या होगा? ये सबसे पहले बढ़ा देगा क्या? रेट ऑफ हार्ट बीट। और क्या बढ़ा देगा? स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इसी नाते क्या बढ़ जाएगा? कार्डियक आउटपुट। लेकिन दूसरी तरफ अगर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल आया, ये भी एसएनएस का ही एएनएस का पार्ट है, तो ये घटा देगा किसको? हार्ट बीट को। पहले स्पीड घटा देगा किसकी? एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स की, और इसी नाते घट जाएगा क्या? कार्डियक आउटपुट। लेकिन एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, जिसका नाम एड्रिनलिन है, वो भी बढ़ा देता है क्या? कार्डियक आउटपुट, या क्या कह सकते हो? हार्ट रेट। चलिए लास्ट हेडिंग बची है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर हम लोगों को पढ़ना है वो है हाइपरटेंशन, या इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कि जब कभी ब्लड प्रेशर जब कभी ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। इसमें से जो 120 है ये क्या है? तो ये वास्तव में सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक का ही दूसरा नाम पंपिंग प्रेशर है, और डायस्टोलिक का ही दूसरा नाम रेस्टिंग प्रेशर है। वेंट्रिकल के सिस्टोल के नाते जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के नाते जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एक क्वेश्चन, हाइपरटेंशन क्या होता है? तो कहोगे ब्लड प्रेशर हाइयर है देन द नॉर्मल। कितना हाइयर वो देखो, तो यदि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर 140/90 या एबव, 140/90 हो या उससे ऊपर हो, और ये भी रिपीटेड में हो। रिपीटेड का मतलब आज चेक करें तो भी 140/90 है, 10-5 दिन बाद भी चेक करें तब भी 140/90 या उससे ज़्यादा मिले। तो जब बार बार चेक करने पर भी 140/90 से ज़्यादा मिलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन कहेंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति अगर है तो ये हाइपर टेंशन है। तो अब फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए या मेडिसिन लेना चाहिए? अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मेडिसिन नहीं ली गई, तो हाइपरटेंशन से देखो होगा क्या। तो सबसे पहले तो
कार्डियक डिजीज होने की संभावना है। और क्या होगा, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, स्पेशली जैसे ब्रेन, जैसे किडनी। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में इतने ही क्वेश्चन याद रखना है। जब कभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140 ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो तो उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। लेकिन इसमें 120/80 क्या होता है, तो सिस्टोलिक होता है या पंपिंग होता है, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक या रेस्टिंग होता है। अगर किसी का बीपी 120/80 से ज़्यादा है उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे, लेकिन उसकी भी शर्त है, ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो कम से कम 140/90 या उससे ऊपर होना चाहिए, और वो भी रिपीटेड चेकअप पे। अगर रिपीटेड चेकअप पर 140/90 या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो फिर ये हाइपरटेंशन है, तो फिर ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर नहीं लिया गया तो या तो कार्डियक डिसऑर्डर या डिजीज हो जाएगी, या फिर वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, जैसे कि ब्रेन और किडनी। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं। दूसरा डिसऑर्डर है CAD, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या आता है, तो कहोगे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस किस में हो गई, तो कहोगे इन कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी क्या है, ये सप्लाई करता है ब्लड टू हार्ट मसल। तो घुमा फिरा करके बात यह है कि वह ब्लड वेसल जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हो, उसमें हो जाए एथेरोस्क्लेरोसिस, और उससे कोई डिजीज हो जाए, उसी डिजीज को हम कहेंगे क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक क्वेश्चन, क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में नैरो हो जाती है, नैरोइंग ऑफ वेसल। कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, क्यों, तो उसके पीछे कारण है, ड्यू टू डिपोजिशन। अब डिपोजिशन किसका हो जाता है, तो कैल्शियम का, और किसका, फाइब्रस टिश्यू का, और किसका, फैट का, और किसका, कोलेस्ट्रॉल का। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल का रिजल्ट क्या होगा, प्रभावित हो जाएगी affected blood supply to हार्ट, और उसका रिजल्ट दो बीमारियां होंगी, या तो एंजाइना और या तो फिर हार्ट अटैक। क्या होगा, कैसे होगा, अभी समझेंगे। तो जनरल बात पहले आप समझ लीजिए कि जब कभी कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए और उससे कोई बीमारी हो जाए, उसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, क्यों हो जाती है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू, फैट और कोलेस्ट्रॉल, और उसका रिजल्ट क्या है, नैरो होने के नाते ब्लड सप्लाई प्रभावित हो जाती है, तो या तो क्या होगा, एंजाइना, और या तो क्या होगा, हार्ट अटैक। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइना, एंजाइना का पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस है। और क्या होता है, तो ये सिम्पटम है ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। सिम्पटम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन है, और क्यों हुआ है, तो कहोगे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, किसमें,
कोरोनरी आर्टरी में। क्यों हुआ है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई या O2 सप्लाई टू हार्ट मसल। हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई या O2 सप्लाई कम हुई है और इसी नाते चेस्ट पेन होने लगा है और इसी को एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। किसमें हो सकता है? तो कॉमन है ये मिडिल एज एंड एल्डर पर्सन। होने को तो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन कॉमन किस में है? मिडिल एज में या एल्डर पर्सन में है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक। इसका दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, सडन डैमेज हो जाती है हार्ट की मसल। हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाती है। कारण वही है। क्या कारण है? एथेरोस्क्लेरोसिस। किसमें? कोरोनरी आर्टरी में। और उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल। हार्ट की मसल की ब्लड सप्लाई घट जाएगी और ब्लड सप्लाई घटने का मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी लगभग लगभग पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है और इसी नाते हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है और उसको कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन। और इसका रिजल्ट जनरली डेथ होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है हार्ट फेल्योर। अगर हम हार्ट फेल्योर की बात करें तो इधर देखिए क्या है। ये है हम लोगों का हार्ट। और हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना बॉडी में। तो जब कभी हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप ना कर पाए उसी को हार्ट फेल कहते हैं। क्या है? हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू नीड। जितनी आवश्यकता हो उतना ब्लड पंप ना कर पावे तो हम क्या कहते हैं? हार्ट फेल्योर कहते हैं। एक दूसरा, इसको कहा जाता है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर। इसको कंजस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब जब हार्ट फेल्योर होता है तब तब कंजेशन ऑफ लंग्स जरूर देखने को मिलता है। क्यों? जरा देखो, ये मान लेते हैं लंग्स है तो नियम क्या है? लंग्स का ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम का कहा जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। आप सोचिए, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से पंप नहीं कर रहा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। अब जब यहाँ कलेक्ट होगा तो फिर यहाँ भी तो कलेक्ट होने लगेगा लेफ्ट एट्रियम में। और अगर लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होने लगा तो लंग्स में भी कलेक्ट होने लगेगा। लंग्स में ब्लड कलेक्ट होता है, इसी को कहते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स। आखिरी है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है? तो जब हार्ट बीट
सडनली स्टॉप हो जाए। हार्ट बीट सडनली क्यों स्टॉप हो जाएगी? तो उसके पीछे कारण होता है फेल्योर ऑफ SA नोड या नोडल टिश्यू। तो अगर नोडल टिश्यू अचानक इंपल्स जनरेट करना बंद कर देंगे तो तुरंत हार्ट बीट बंद हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हार्ट अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट अलग होता है। ये अलग होता है किससे किससे? हार्ट फेल से भी अलग है और हार्ट अटैक से भी क्या है? अलग है। अब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? तो कहोगे जब कभी ब्लड प्रेशर हाइयर देन क्या हो? नॉर्मल। और नॉर्मल कितना है? 120/80। इसमें जो 120 है वो क्या है? सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर है। लेकिन जो 80 है वो डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है यदि रिपीटेड चेकअप किया जाए और इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे क्या मिले या उससे ज्यादा मिले तो हम इसको कहेंगे हाइपरटेंशन और अब हमको दवा लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से या क्या हो सकता है? या तो हार्ट डिजीज हो जाएगी या फिर वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAD कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्स क्या? ये एथेरोस्क्लेरोसिस है और स्पेशली एथेरोस्क्लेरोसिस उस ब्लड वेसल में होगी जो सप्लाई कर रही होगी ब्लड को, किसको? हार्ट को, हार्ट ये मसल को। इसमें क्या हो जाता है? तो डिपोजिशन होता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का, और जिससे ल्यूमेन ऑफ आर्टरी क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। रिजल्ट में एंजाइना मिलेगा। एंजाइना का पूरा नाम एंजाइना पेक्टोरिस है। इसमें क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है। कब होता है? जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है हार्ट मसल को, हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है तभी एंजाइना होता है। एंजाइना किसको हो सकता है? तो मेन और वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कॉमन है मिडिल एज और एल्डरली में। ये क्यों होता है? तो कहोगे वो कंडीशन जो हमेशा प्रभावित कर रही हो किसको? ब्लड फ्लो। हार्ट की मसल को ब्लड फ्लो कम होगा तो एंजाइना हो जाएगा। हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर वो कंडीशन है जब हार्ट नहीं पंप कर पाता है ब्लड इफेक्टिवली, जितना नीड हो हमारी बॉडी को, बॉडी की नीड के हिसाब से पंप नहीं कर पा रहे हैं, इस नाते हार्ट फेल्योर कहेंगे। इसको अक्सर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स इसका मेन क्या है? सिम्पटम। जब हार्ट फेल बिल्कुल अलग है किससे? कार्डियक अरेस्ट से। कार्डियक अरेस्ट क्या है? तो कहोगे हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली। जबकि हार्ट अटैक क्या है? तो व्हेन हार्ट मसल सडनली क्या हो जाए? डैमेज। कारण वही होगा इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो आज इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम स्किटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के लेक्चर अपलोड करेंगे। बाय बाय बच्चों।